नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया जो है PYQ सीरीज। तो PYQ सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो है जो कि 28 दिसंबर 2020 को शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? कहने का मतलब है कि इस सारे ऑप्शन में से कौन सा मेमोरी है जो कि सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो वो आपका है पीरोम। पीरोम जो है आपका वो सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। पीरोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था आपका 1969 में 1969। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था वो अप्सरा था। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना 1956 में की गई थी। भारत का दूसरा परमाणु बिजली स्टेशन जो है वो राजस्थान में कोटा के निकट में स्थापित किया गया था। भारत में वर्तमान में आपके पास 24 ऊर्जा रिएक्टर है। तो ये आपका करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। वर्तमान में कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है? 24 ऊर्जा रिएक्टर है। कुंडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले के कुंडनकुलम में स्थित है। निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? तो अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। ठीक है। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। तो इनमें से द्रव्यमान जो है आपका वो सदिश राशि अदिश राशि है क्योंकि इसके पास परिमाण होता है, इसके पास दिशा नहीं होती है। तो देखिए अदिश राशि में केवल क्या होता है? परिमाण होता है। अदिश राशि के उदाहरण है दूरी, चाल, समय, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, तापमान, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, विद्युत धारा, पृष्ठ तनाव और दाब, और भी बहुत सारे हैं। तो सदिश राशि में परिमाण, मात्रक तथा दिशा तीनों होता है। ठीक है। परिमाण भी होता है, मात्रक भी होता है और दिशा भी होता है। मात्रक तो अदिश में भी होगा। मेन मतलब इनको दिशा से, अगर दिशा है तो वो सदिश है, दिशा नहीं है तो वो अदिश है। सदिश के उदाहरण है कौन कौन से? विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, प्रतिबल, कोणीय वेग, विद्युत घनत्व, जड़त्व आघूर्ण आदि। सदिश सदिश में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर सदिश है तो सदिश को हम लिख सकते हैं 100 प्लस दिश, यानी ऐसा राशि जिसके साथ दिशा हो। स मतलब साथ, जिसके साथ दिशा हो। और अदिश, अदिश को हम लोग लिख सकते हैं अ प्लस दिश। और हिंदी में अगर अ लग जाता है इसका मतलब होता है नहीं। तो जिसके साथ दिशा नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के विद्युत समानुपाती होता है? स्थिर तापमान मतलब कि तापमान मेरा फिक्स है, तापमान नहीं बदल रहा है। गैस का आयतन जो है दाब के विद्युत समानुपाती होता है। यानी आयतन और वॉल्यूम बोलेंगे भी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पी के, प्रेशर यानी के दाब के। भी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/p के। तो ये नियम कौन बोलता है? ये बोलता है बॉयल का नियम, यानी कि 4 का ए। ठीक है। बॉयल का नियम ये बोलता है अगर इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, तो पी भी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1 के। और जब प्रोपोर्शनलिटी हम हटाएंगे तो पी भी जो होगा वो बराबर आ जाएगा के कांस्टेंट के। और जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो हम इसको लिखते हैं क्या? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है। और इसमें लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो P1 V1 बराबर P2 V2 जो है ये बॉयल का नियम है। चार्ल्स का नियम क्या बोलता है? यदि दाब नियत रहे, दाब मतलब यानी यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। तो गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, द्रव्यमान का आयतन जो होता है उसके परम ताप के समानुपाती होता है।
यानी v जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, t के। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, v बटा t जो होगा वो क्या होगा, मेरे पास कांस्टेंट होगा। प्रोपोर्शनलिटी का टेबल तो क्या आएगा, कांस्टेंट होगा। तो इससे हम फॉर्मूला क्या बनाते हैं, इससे फॉर्मूला बनाते हैं v1 बाई t1 इक्वल टू v2 बाई t2। ये कौन सा नियम है, चार्ल्स का नियम है। और गेल-लुसाक का नियम बोलता है यदि आयतन नियत रहे, इसका मतलब यहाँ अब इसमें क्या निश्चित है, वॉल्यूम निश्चित है। तो वॉल्यूम निश्चित है, गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होगा, यानी प्रेशर जो है वो समानुपाती होगा किसके, टेम्परेचर के। तो पिछले के जैसा P बाई टी किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के। और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 नियम है आपके पास। पहला नियम है बॉयल का नियम, इसमें जो होता है तापमान जो होता है वो कांस्टेंट होता है, नाम याद कर सकते हैं बॉयल, बॉयल हो रहा है इसका मतलब तापमान का क्या है, कांस्टेंट है। चार्ल्स का नियम में क्या कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, और गेल-लुसाक में क्या कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। तो मेरे पास होता क्या क्या है, P, V और T, ठीक है। तो जब पहला जो है वो बॉयल का नियम, अगर T कांस्टेंट है, ठीक है, तो V और P में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चार्ल्स के नियम में जब P मेरे पास कांस्टेंट है, ठीक है, तो V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के। और जब गेल-लुसाक में V मेरे पास कांस्टेंट है तो P जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, T के। तो ये 3 नियम है, तीनों नियम को एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से आप लोग देख। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, तो परिसंचरण तंत्र का अंग जो आपका वो नहीं है, कौन सा, बड़ी आंत। परिसंचरण तंत्र बोलता है जो रक्त का मेरा जो संचरण होता है उसको क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र। तो इस रक्त के संचरण में कौन कौन सा अंग भाग लेता है और कौन कौन सा भाग नहीं लेता है वो देखते हैं हम लोग। तो रक्त के परिसंचरण में भाग लेने वाले अंग को हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र भाग लेने वाले मुख्य अंग कौन कौन से, हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां में कौन कौन सा आता है, तो रक्त वाहिनियां में आता है आपके पास धमनी और दूसरा आता है सीरा, ठीक है। हृदय का मुख्य कार्य क्या है, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना। हृदय का मुख्य काम क्या है, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना। जो रक्त वाहिनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती है, कहां से, हृदय से शरीर के बाकी अंग में ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है, उसको हम बोलते हैं धमनी। अब बचा सीरा, तो सीरा का काम क्या है कि शरीर के विभिन्न अंग से अगर हृदय तक यानी हार्ट तक कार्बन डाई युक्त रक्त जो है वो लेके जाता है तो वो किसका काम है, वो काम है सीरा का। धमनी का काम होता है हृदय से शरीर के सारे अंग तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाना, और सीरा का काम क्या है, शरीर के सारे अंग से कार्बन युक्त रक्त को हार्ट तक ले जाना, ठीक है। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति में संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कहने का मतलब है कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी चीज मेरा स्टोर्ड है उसको बाहर स्क्रीन पर लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आउटपुट प्रोसेस। मेरे हिसाब से अगर कंप्यूटर आपको पढ़ना है तो कंप्यूटर को आप लोग इंग्लिश में ही पढ़िए, क्योंकि कंप्यूटर आपको इंग्लिश में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, तो टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है आपको कार्ल लिनियस को। किसको, कार्ल लिनियस को। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को जो 2 जगत में बांटा है, कौन सा, पादप जगत और जंतु जगत। लेकिन विटकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत में बांटा है। इस जीव जगत का संपूर्ण वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप लोग जाकर बायोलॉजी का प्लेलिस्ट देखिएगा तो उसमें आपको पादप जगत और जंतु जगत का डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है, सापेक्षता का सिद्धांत आपका संबंधित है अल्बर्ट आइंस्टीन से। किससे, अल्बर्ट आइंस्टीन से। W.C. रोंटगन ने एक्स किरण की खोज की थी। किसकी, एक्स किरण की खोज W.C. रोंटगन ने किया था, और न्यूटन ने
गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका स्थित है मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बाग की स्थापना जो है 3 जनवरी 1954 को हुई थी और इसके बहुत महत्वपूर्ण योगदानकर्ता जो थे वो होमी जहांगीर भाभा थे, इसीलिए इस केंद्र का नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका NIU का जो पूर्ण रूप है वो होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIU का नेटवर्क इंटरफेस यूनिट और NIC का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी से एक और है XHTML। XHTML के पहले हम एक्सटेंसिबल लगा देंगे। एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सेल से संबंधित रोग को किस रूप में जाना जाता है? तो सेल से संबंधित रोग को हम लोग फायर ब्लाइट के रूप में जानते हैं। फायर ब्लाइट रोग जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। सेल का वैज्ञानिक नाम मेलस डोमेस्टिका है। इसमें मैलिक अम्ल तथा आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लाल रस्ट रोग जो है चाय में होने वाला रोग है। लाल रस्ट रोग चाय में, और लाल रस्ट रोग जो है वो किसके कारण होता है? शैवाल के कारण होता है। ठीक है, चाय में होने वाला रोग है और शैवाल के कारण होता है। टिक्का रोग जो है वो मूंगफली में होने वाला रोग है और ग्रीन ईयर रोग जो है वो बाजरा में होने वाला रोग है। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो कि किसकी चेतावनी देता है? जो कि वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। ये चेतावनी कैसे देता है? तो लाइकेन जो है जहां पे वायु प्रदूषण होता है वहां पे लाइकेन का पैदावार नहीं होता है। जहां पे वायु प्रदूषण होगा वहां पे लाइकेन नहीं होगा। तो इस तरह हम समझ जाते हैं कि अगर लाइकेन का उपज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ की वायु जो है वो प्रदूषित हो चुकी है। SO2 और CO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति भी लाइकेन जो होते हैं वो संवेदनशील होते हैं। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 को कहते हैं। अम्ल वर्षा में क्या होता है? H2SO4 और HNO3। और अम्ल वर्षा का आप देखेंगे कि ताजमहल जो है वो धीरे धीरे उसका कलर जो है क्या हो रहा है? फेड हो रहा है। और अगर गौर से देखेंगे उसको तो ताजमहल पे आपको उसके संगमरमर में छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देंगे। वो मेनली किसके कारण होते हैं? अम्ल वर्षा के कारण ही होते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होता है। कवक और शैवाल के सहजीवी रूप को ही लाइकेन कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है, लाइकेन क्या होता है? तो कवक और शैवाल का एक सहजीवी रूप है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है? तो आपकी टिहरी परियोजना जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना जो है भील गंगा, कौन सी नदी है? भील गंगा और भागीरथी नदी पर स्थित है। कोयना परियोजना जो है वो कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक में है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। गंगा सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था
उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लेकर आया था? तो ये लेके आए थे आपके इंदुलाल याग्निक। कौन लेके आए थे? इंदुलाल याग्निक। भीमाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, यानी वो कहाँ थी? भारत की थी, लेकिन रहती कहाँ पे थी? फ्रांस में रहती थी। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराई थी। ये दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम कर चुकी थी। ठीक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है? तो ये आपका किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है भाग 4 में अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया है। और 36वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था उसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया। और मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक शामिल है। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो इसमें जो ग्रैमी पुरस्कार है वो आपका संगीत से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। इसके द्वारा नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1959 से दिया जाता है। कब से? 1959 से दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1929 से दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जाता है। तो ये आप कितने सारे पुरस्कार हैं जो किस क्षेत्र में और कब से दिए जा रहे हैं ये याद करिएगा। ये आपके जो हैं वो एज ए स्टैटिक जी के काम करेंगे। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक भी कंप्लीट होता जाएगा। जहां करेंट अफेयर्स की जरूरत है मैं वहां करेंट अफेयर्स भी बताता चल रहा हूं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे पहला प्रयास जो था वो किए थे दादा भाई नौरोजी ने। कब दादा भाई नौरोजी किए थे? भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, कौन? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1967 से 1968 में 1867 से 1868 में किया था। कब से कब? 1867 से 1868 में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपए थी। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपए थी 1868 में। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। अंतिम वस्तु मतलब फाइनल प्रोडक्ट, जो मेरा अंतिम वस्तु बन जा रहा है, ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट तथा सेवाओं का मूल्य मेरा क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होता है। कब से कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है?
सूर्य का चमकता हुआ सत्ता आपका कहता है फोटोस्फीयर। क्या कहलाता है आपका? फोटोस्फीयर। ठीक है। लिथोस्फीयर जिसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल भी कहते हैं। किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली या चट्टान निर्मित परत को कहते हैं। एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर स्थित गैस एवं अन्य पदार्थों के आवरण को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। क्रोमोस्फेयर क्या है? तो क्रोमोस्फेयर सूर्य के वायुमंडल की दूसरी सबसे बाहरी परत है जो केवल सूर्य ग्रहण के द्वारा नग्न आंखों से दिखाई देती है। तो जब नग्न आंखों से हम सूर्य ग्रहण के समय जो भी चीज देखते हैं वो हम क्या देखते हैं? वो क्रोमोस्फेयर देखते हैं। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो मोपला विद्रोह आपका हुआ था 1921-22 के बीच। ठीक है। कब हुआ था? 1921-22 के बीच। मोपला विद्रोह जो है केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? केरल के मालाबार क्षेत्र में। और कब हुआ था? तो 1921 से लेके 22 के बीच में। इस विद्रोह का नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था। किसने किया था? अली मुस्लियार ने। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा अली मुस्लियार को पकड़ने के लिए तिरुरागंडी के मस्जिद पर छाया तथा अधिक लगान एवं बेदखली था। तो ये 3 कारण थे किसके? मोपला विद्रोह के। कौन कौन से? तो अली मुस्लियार जिसका नेतृत्व करता था उसको पकड़ने के लिए तिरुरागंडी के मस्जिद पर छाया लगाया गया यानी कि उसको घेर लिया गया तथा अधिक लगान और बेदखली था। नील विद्रोह जो था वो बंगाल में हुआ था। किसके द्वारा? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859 से 60 के बीच में। अहोम विद्रोह गोंधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 से 1833 ईस्वी में असम में हुआ था। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? इंद्रधनुष फ्रेमवर्क की शुरुआत किस लिए किया था? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनरुद्धार करने के लिए। किसके लिए? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनरुद्धार करने के लिए। इसी से मिलता जुलता एक और है, कौन सा? मिशन इंद्रधनुष। तो ध्यान रखेंगे सिर्फ इंद्रधनुष जो आएगा वो किसके लिए? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। लेकिन मिशन इंद्रधनुष जो आएगा वो क्या है? तो वो है आपका भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों का टीकाकरण के अंतर्गत लाभ के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। यानी ये भी पूछा जाता है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर को। और स्टार्ट कब किया गया था मिशन इंद्रधनुष को? मिशन इंद्रधनुष को स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर 2024 को। किस लिए? सभी बच्चों को टीकाकरण करने के लिए। और केवल इंद्रधनुष पूछा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनरुद्धार करने के लिए। येन कहाँ की मुद्रा है? तो येन आपका जो है वो जापान की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? जापान की मुद्रा है। मालदीव का राजधानी जो है वो माले है और इसका मुद्रा रुपया है। और क्या है? रुपया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है तथा मुद्रा इसका वान है। भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है। इंडोनेशिया की मुद्रा भी रुपया है और थाईलैंड की मुद्रा बहत है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा था? किसने लड़ा था? तो ये लड़ा था आपका सिराजुद्दौला ने। किसने लड़ा था? तो लड़ा था सिराजुद्दौला ने। पलासी का युद्ध जो हुआ था वो आपका होता 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच। एक तरफ थे अंग्रेज और एक तरफ थे 3 राज्य। कौन कौन सा?
मीर कासिम, अवध के शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों की तरफ से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था हेक्टर मुनरो ने। ये दोनों याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था हेक्टर मुनरो ने। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया जो है उसने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार यानी 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। 2018 जो पिछला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, ठीक है, गोल्ड कोस्ट में, वो भी मेजबानी कौन किया था? ऑस्ट्रेलिया ने ही किया था। राष्ट्रमंडल खेलों को कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं, की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में हैमिल्टन में। 1934 ईस्वी में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। तो जो दूसरा राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें भारत पहली बार भाग लिया था। और कब लिया था? 1934 में। वर्तमान में देखिए, ये करंट अफेयर्स है आपका। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की सदस्य संख्या कितनी है? 56 देश है राष्ट्रमंडल देश में। लेकिन अगर टीम का बात किया जाए तो 72 टीम जो है वो इस खेल में हिस्सा लेती है। इस खेल समारोह का आयोजन प्राय 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है। यानी एक ओलंपिक खेल, फिर एक राष्ट्रमंडल खेल, फिर एक ओलंपिक खेल। 1930 से 1940 और 1946 को छोड़कर हर 4 साल में खेलों का आयोजन किया जा रहा है। यानी 1930 से 1940 में और एक 1946 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नहीं हुआ था। पिछला राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2018 में हुआ था, कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2024 का आयोजन नहीं होगा। ठीक है, 2024 में पूछा जाए इसका आयोजन नहीं होगा, तो 2018 के बाद सीधे कहाँ होगा? 2026 में। और इसकी भी मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया करेगी। कहाँ पे? विक्टोरिया में। ठीक है, तो ये आपका इसमें आपके पास 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हो गए। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साहित्य अकादमी का आपका मुख्यालय जो है वो जो स्थित है वो है नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 में स्वायत्त संस्था यानी इंडिपेंडेंट के रूप में की गई थी। आकाशवाणी का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ललित कला अकादमी का मुख्यालय ये भी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का मुख्यालय पुणे में है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय ये कहाँ है? बेंगलुरु में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु में और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का मुख्यालय पुणे में। ललित कला नई दिल्ली, आकाशवाणी नई दिल्ली और साहित्य अकादमी भी नई दिल्ली। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबद जो आपका है वो स्थित है कर्नाटक में। गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। क्या है ये? मकबरा है। किसका? बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। ठीक है, गोल गुंबद कर्नाटक में और गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू ये भी कहाँ है? राजस्थान, लेकिन आपसे मेनली माउंट आबू के नाम से ही पूछा जाता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। पादरी की हवेली पटना में, ये थोड़ा सा देखिएगा, पादरी की हवेली पटना में। और हिलती मीनारे ये आपका है अहमदाबाद गुजरात में। जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था और इस पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। किसने?
हंसराज ने भारतीय जो था वो डाया का सहयोग किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। तो नाइट की उपाधि किसने लौटाई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस के विरोध में? तो जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को 13 अक्टूबर को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था और 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी का नाम था क्या? हंटर आयोग। क्या नाम था इसका? हंटर आयोग। जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये आपका हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी हुआ था। लॉर्ड इरविन 26 1931 तक इनका कार्यकाल था के समय में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1931 में। उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। इसका परिणाम क्या हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसको स्थगित कर दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यापक सिद्धांत के लिए कुख्यात है। लॉर्ड डलहौजी तो था, वो क्या दिया था? व्यापक सिद्धांत। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। रेलवे जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। भारत के उद्धारक किसको बोलते थे? लॉर्ड रिपन को। और ये किसने बोला था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो उर्वरक क्रांति से आपका संबंधित है भूरा रंग। कौन सा रंग है? भूरा रंग। हरित क्रांति जो है वो आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, झींगा मछली के उत्पादन से। रजत क्रांति भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के संबंध में। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस से। हरित सोना क्रांति बांस से। हरित क्रांति खाद्यान्न से और हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से। धूसर स्लेटी क्रांति तो सीमेंट के उत्पादन से। ठीक है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो जहां पे जीवन मौजूद है उसको हम बोलते हैं जैव मंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? जैव मंडल। पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है उसको हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की आयु जो है वो 4.6 अरब वर्ष है। कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जलीय जीव की उत्पत्ति हुई थी। किसकी उत्पत्ति हुई थी? सर्वप्रथम जलीय जीव की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी पर सबसे विशाल जीव ब्लू व्हेल है। कौन है? ब्लू व्हेल। और ये भी कैसा है? जलीय जीव है। और स्थल पर रहने वाला सबसे विशाल जीव हाथी है। पृथ्वी पर बोल दिया जाए तो ब्लू व्हेल और स्थल पर बोल दिया जाए तो हाथी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद आपके किस में है? 6 राज्यों में है। ठीक है, तो इनमें से आपके आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान 169 में है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद जो होता है
राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन, और विधानसभा जो होता है राज्य विधानमंडल का निम्न सदन। इसी तरह हम बात करें संसद का, तो संसद का जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन, और राज्यसभा जो होता है वो होता है आपका उच्च सदन। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, इसके साथ आप याद कर लीजिए, बिहार, कर्नाटक के साथ याद कीजिए महाराष्ट्र, और आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना। ठीक है, इसको मैप में देखेंगे और अच्छे से याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ सटा हुआ बिहार, कर्नाटक से सटा हुआ महाराष्ट्र, और आंध्र प्रदेश से सटा हुआ तेलंगाना। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष, और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। विधान परिषद प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और विधानसभा का 5 वर्ष होता है। किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो विधान परिषद जो होता है इसको हम बोलते हैं स्थायी सदन, और विधानसभा को अस्थायी सदन। चलिए मैप में देखते हैं 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे, एक सेकंड, इसको डिलीट कर दिया जाए। तो आपके पास 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसलिए मतलब सटा सटा याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में देखिए, अगेन करंट अफेयर्स, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है, और 193वां सदस्य जो हाल में हुआ है वो है आपका दक्षिणी सूडान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं। अगेन करंट अफेयर्स, तो इसमें भी आपको 2 करंट अफेयर्स मिल गया। एंटोनियो गुटेरेस जो हैं संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? एनएनपी क्या है? एनएनपी जो है आपका वो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर डिप्रेसिएशन घटा देते हैं, मूल्य ह्रास घटा देते हैं, तो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो भारत की संविधान सभा का विचार जो था वो आपका दिया था एमएन राय ने। किसने दिया था? एमएन राय ने। व्यक्ति विशेष का अगर बात किया जाए तो व्यक्ति विशेष में संविधान सभा का प्रस्ताव एमएन राय ने दिया था 1934 में। लेकिन किसी संस्था या किसी पार्टी का बात किया जाए तो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले प्रस्ताव दिया था संविधान सभा की रचना हेतु, और ये कब दिया था? 1924 में। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और यही आपके स्थायी सदस्य भी थे, स्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद। और इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे आपके बीएन राव। ठीक है, एमएन राय जो थे वो आपके संविधान सभा का प्रस्ताव दिए थे, और बीएन राव जो थे वो आपके संवैधानिक सलाहकार थे। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो इनमें से आपके प्रसिद्ध संतूर वादक जो हैं वो है आपके शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। निखिल बनर्जी जो हैं वो सितार वादक हैं। उस्ताद बिंदु खां जो हैं वो सारंगी वादक हैं।
जुबीन मेहता जो है वो सिमझनी वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां अली जो है वो शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद हुसैन खां ये दोनों क्या हैं, शहनाई वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी वादक हैं। जाकिर हुसैन, लतीफ खां, गुदई महाराज ये जो है वो आपके तबला वादक हैं। तो जाकिर हुसैन इंपॉर्टेंट है, हरि प्रसाद चौरसिया इंपॉर्टेंट है, बिस्मिल्लाह खां इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आप लोग जरूर से याद रखिएगा। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच में खींची गई है? तो 49वीं समानांतर रेखा जो है वो आपका अमेरिका और कनाडा के बीच में खींची गई है। ये आपके अमेरिका और कनाडा के बीच में खींची गई। और ये आप रेखा देखिएगा तो ये रेखा एकदम सीधी है, क्योंकि ये कोई प्राकृतिक रेखा नहीं है। ये कनाडा और अमेरिका दोनों राष्ट्र के सहमति से शांति के लिए खींची गई रेखा है। हमारे जैसा भारत पाकिस्तान की तरह टेढ़ा मेढ़ा रेखा नहीं है, ये बिल्कुल सीधी रेखा है, क्योंकि ये दोनों देश अपनी सहमति से अपने देश की भलाई के लिए, शांति के लिए सर्वसम्मति से ये रेखा खींचे हैं। ठीक है, कुछ रेखाएं को नाम देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा, ये आपका है भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। 24वीं अक्षांश रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच दो है, कौन कौन सा? 24वीं अक्षांश रेखा और ये रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो खींचा गया है, ये आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र के तरफ, ठीक है, पंजाब की तरफ इस साइड जो रेखा खींचा गया उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। लेकिन ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो 24वीं अक्षांश रेखा है ये खींचा गया है आपका गुजरात में कच्छ के रण में। कच्छ के रण में जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है उसको हम बोलते हैं 24वीं अक्षांश रेखा। ठीक है, तो किसके बीच की रेखा बनी है? भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात में कच्छ के रण में। याद रखेंगे इसको, 24वीं भी भारत और पाकिस्तान के बीच और रेड क्लिफ भी भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा है। तो ये आज आपका सेट नंबर 2 खत्म हुआ। इसमें आपके 35 क्वेश्चन थे। तो यानी कहने का मतलब इसमें कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं। और हम परसेंटेज देखें तो ये आपका यानी कि लगभग 12.5% जो है वो आपका करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कीजिएगा। आप लोग करंट अफेयर्स चलते रहें और मैं वीडियो में भी करंट अफेयर्स का बताते रहूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।